दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं आज एनसीईआरटी में 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका टॉपिक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। क्या है टॉपिक? अम्ल, क्षारक एवं लवण। और मैंने दोस्तों आपको बताया है कि अम्ल वो तत्व, वो पदार्थ होते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, अर्थात 6.9 तक जिनकी पीएच वैल्यू होती है वो सारे के सारे अम्ल एवं अम्ल के कैटेगरी में आते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड भी कहते हैं। और क्षार की कैटेगरी में कौन आते हैं? जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है, अर्थात 7.1 से 14 तक होती है। अब बात हो रही लवण। लवण की कैटेगरी में वो आते हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है। कितनी होती? 7 होती है। तो दोस्तों अब स्टार्ट करेंगे अपने अपना चैप्टर जो साइंस का है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। चैप्टर है सेकेंड 10th क्लास में। और इम्पोर्टेंट किसके लिए है? यह सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है, सारे स्टेट के पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, टीएसटी पीएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, सुपर टेट, यूपी टेट या टेट किसी भी स्टेट का। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस आती है और स्टूडेंट्स के लिए। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। देखते हैं क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। अर्थात किसी को क्या हो रही, अम्लता हो रही, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उस दौरान आप उसको किस चीज़ को लेने के लिए प्रमोट करेंगे या कहेंगे? जैसे नींबू पानी कह सकते हैं, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन भी कह सकते हैं। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। याद कीजिए कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। जितनी चीज़ें आप खाते हो, खट्टी चीज़ें अगर वो हैं, वो सारी की सारी अम्ल की कैटेगरी में आती हैं तथा ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती हैं। तो दोस्तों कुछ चीज़ें आप याद रखो अम्ल के बारे में। पहली चीज़, अम्ल की पीएच वैल्यू 7 से कम होती। दूसरी चीज़, ये टेस्ट में कैसे होते? ये खट्टे होते हैं। तीसरी चीज़ इनके बारे में क्या है कि नीले लिटमस पत्र को यह लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। इनको अनली भी कह सकते हो, अर्थात नीले से लाल। जबकि क्षारकों का स्वाद कैसा होता है? जो क्षारक होते हैं, बेस होते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वह कड़वा होता है, कसैला होता है। देखिए ये दिया गया है। और क्षारक के बारे में दूसरी बात कि इनकी जो पीएच वैल्यू है वह 7 से ऊपर होती, अर्थात 7.1 से इनकी पीएच वैल्यू शुरू होती है। और यह क्या क्या करते हैं? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, इसलिए इनको छलनी कहा जाता है। लाल टू नीला। अगर क्षार है तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, अम्ल है तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। अगर हल्दी के दाग कपड़ों में लग जाए, उसे आप धो रहे हो तो वह कलर चेंज करेगा। हम्म क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगी सब्जी के दाग पर जब दाग, जैसे सफ़ेद कपड़े वगैरह आप पहनते हैं, उन पर अगर दाग सब्जी का लग जाए, सब्जी में क्या पड़ती है? हल्दी पड़ती है। तब क्या होता है? क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तो उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित, जिसको इंग्लिश में सिंथेटिक भी कहते हैं, सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज, देखिए कुछ इनके माध्यम से भी पहचान कर सकते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फेथलीन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं
क्षारक की अपक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। देखिए, एक ब्रैकेट में क्या दिया गया, इसको भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। देखिए, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस विलियन क्या होता है? एक बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन, जिसको आप लोग लाइकेन भी कहते हैं। क्या? लिचेन या लाइकन बोथ आर इक्वल। लाइकेन या लिचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी-कभी केवल सूचक भी कहते हैं। ये जितनी चीजें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, ये सब वेरीफाई करती हैं कौन एसिड है, कौन बेस है। चलिए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग समझेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए, ये टॉपिक रहा और इसके अंतर्गत प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक को समझना है। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.1। देखिए, विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला क्या होता है? HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एस्टिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? KOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। दोस्तों, जितनी ये चीज़ें मैंने अम्ल के बारे में बताई, इनको एक बार पढ़ लें और इन फार्मूला को कोशिश करें अधिक से अधिक बार रिवाइज करें और याद रखें। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखी एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फिनोल्फथीन, जिसको क्या बोलते हैं? फेनॉल फिफ्थलेयन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ दिए गए विलयन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, एक हमने टेबल बनाई, इसमें क्या क्या आपने किया वो आपको लिखना है। देखिए, रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती, इन्हें गंधी सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधी सूचक कहते हैं। इंग्लिश में इनको ऑल्फैक्टरी कहते हैं। अभी आपको पता चलेगा विभिन्न प्रकार के जो सुगंधित साबुन बनाए जाते हैं वो किस तरीके से दोस्तों बनाए जाते हैं, उसमें क्या ऐसा होता है, उनमें क्यों सुगंध आती है। आइए अब इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं। देखिए, क्रियाकलाप क्या दिया गया है? 2.2 क्या है? 2.2 है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल करेंगे दोस्तों। इससे 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डालिए। ये HCl और NaOH सब के सब क्या हैं? ये एसिड दिए गए हैं। दोनों टुकड़ों, ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच करनी है। और इसके बाद क्या करना है? अपने जो आपने प्रैक्टिकल किया उनको लिखना है और टोटल का टोटल इसको पढ़ना है, समझना है। देखिए, आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसे गंधी या ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखिए क्या है, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। बिल्कुल पढ़ना है
कि जो अम्ल एवं क्षार होते हैं वे धातु के साथ, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके बारे में हम लोग क्रियाकलाप 2.3 में पढ़ेंगे। और देखिए चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित करने हैं। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालें। दानेदार जिंक के टुकड़े को सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अनअम्ल जैसे HCl HNO3 एवं CH3COOH के साथ ये क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न? अब हम लोग चित्र देखेंगे जिस चित्र की हम लोग चर्चा कर रहे थे। चित्र है 2.1 दानेदार जिंक के टुकड़े के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अपक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ये देखो दोस्तों चित्र रहा, थोड़ा सा छोटा करके इसको देखें। एक साइड आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, दानेदार जिंक के टुकड़े दिए गए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दिया गया, परख नली दी गई, ये रहा स्टैंड आपका, और ये है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, और ये प्रवाह नली है। इसमें चेक किया गया हम लोगों ने फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन ये हो रहा है दोस्तों। हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले देखिए यहाँ पर निकल रहे और साबुन ये दिया गया। इस तरीके से इस चित्र को आप दोबारा देखें और फिर से समझने की कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अपक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अपक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से इसको व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ये देखिए, अम्ल प्लस धातु लवण बना, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, दो चीजें बनती हैं। जब अम्ल प्लस धातु बनते हैं तो उससे लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनती। आप जिन अपक्रियाओं का प्रेक्षण करते हैं, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग क्रियाकलाप 2.4 भी देख सकते हैं। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार हमें टुकड़े लेने हैं, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म करो। इसके बाद क्या होगा कि क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण। बिल्कुल दोस्तों, जो भी एक्टिविटी करनी उसको फटाफट नॉलेज में भी रखना। देखिए नीचे इस एप क्रिया को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, इस रिएक्शन को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस है, मैंने आपको बताया था। एक्वस अर्थात होता लवण, प्लस जडन है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है और वो जली विलयन होता है। ठीक है। Na2ZnO2 ये सॉलिड है, सोडियम जिंकेट इसको कहते हैं, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में हम लोग फटाफट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये रहा टॉपिक और इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट चीज है क्रियाकलाप 2.5। क्या है? क्रियाकलाप 2.5 बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पढ़ते हैं। देखिए, दो परख नलियां लेनी है, ए एवं बी। परख नली जो ए है उसमें 0.5 ग्राम हमें सोडियम कार्बोनेट मिलाना है और सोडियम कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है Na2CO3 होता है। परख नली बी में क्या करना है? 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लेना है। दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार। बिल्कुल, अब आपको हम चित्र 2.2 दिखाते हैं। ये देखिए, चित्र 2.2 में क्या दिया गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुजारना। बिल्कुल दोस्तों, ये रहा चित्र, इसको आप देख सकते हो और छोटा कर दें। बिल्कुल, ये देखिए दोस्तों, ये क्या दिया गया है? ये दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, ये परख नली है, और दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये थिसेल फनेल कीप स्टैंड कॉर्क दिया गया है, ये निकास नली है, ये परख नली है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये विलयन दिया गया है। तो अब आगे हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाले क्रियाओं को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको आप लोग देख सकते हैं।
अब दोस्तों उत्पादित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को है चूने के पानी से प्रभावित करते हैं। अब चूने के पानी का जो फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराए तो श्वेत अवक्षेप बना CaCO3 प्लस H2O वाटर बना। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या उसके अंदर डालने पर निम्न अपक्रिया होती क्या CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 और CaSCO3 का होल ट्वाइस, ये जल में विलयशील है। देखिए इस रिएक्शन को भी देखिए, इसको भी देखिए और पढ़ें। इसके आगे देखते हैं चूना पत्थर जिसको इंग्लिश में लाइम स्टोन कहते हैं, खड़िया जिसको चौक कहते हैं जिसका ब्लैक बोर्ड में यूज किया जाता है, एवं संगमरमर इंग्लिश में इसको मार्बल भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अपक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अपक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, कैसे? धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अम्ल, तो इससे बनेगा लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और एक दो बार और इसको पढ़ लें। अब पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अपक्रिया करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, इसके अंतर्गत क्रियाकलाप 2.6 देखेंगे। परक नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल लेना है और उसमें 2 बूंद फिनॉल फेथलीन विलयन डालना है। विलयन का रंग क्या है? इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाना है। इस अब क्या होगा? क्या अपक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया? अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फेथलीन का रंग क्यों बदल जाता है? अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाइए। क्या फिनोल्फेथलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? आपके विचार से ऐसा क्यों हुआ है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। NaOH प्लस HCl, NaCl बना, NaCl मतलब होता है नमक जिसको आप लोग सॉल्ट भी कहते हैं, प्लस H2O जो कि वाटर का फार्मूला होता है। अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों? उदासीनीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। समानता उदासीनीकरण अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, कैसे? क्षारक प्लस अम्ल तो लवण प्लस जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। अब देखेंगे हम अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रियाएं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रियाएं पढ़ना है। देखिए इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप क्या? 2.7 क्या देखेंगे? 2.7 बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लेनी है, फिर इसे हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? हाँ, अब देखिए इसमें क्या आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अपक्रिया में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली समानता अपक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस जल। मैंने पहले आपको बताया था ये न्यूट्रलाइजेशन का एक प्रोसेस है, उदासीनीकरण का एक एग्जाम्पल है। अब उपरोक्त अपक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित करना है। क्षारक एवं अम्ल की अपक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल मिलेंगे तो इससे लवण प्लस जल ही बनते हैं। अब हमें देखना बहुत अहम टॉपिक जो कि है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अपक्रियाएं। बिल्कुल दोस्तों, क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं चूने का पानी के बीच हुई अपक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अपक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब देखिए दोस्तों,
सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानता है? देखिए, अम्ल और क्षारक जो हैं एसिड बेस हैं, इसमें कुछ ना कुछ समानता होगी, उसके बारे में पढ़ने का समय आ गया है। अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अपक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जब धातु के साथ अम्ल रिएक्शन करेगा, अपक्रिया करेगा, तो डियर स्टूडेंट्स, वह हाइड्रोजन गैस जरूर उत्पन्न करेगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस वह उत्पन्न करेगा। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे हम जांच कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं। क्रियाकलाप देखेंगे 2.8। क्या है? 2.8 क्रियाकलाप है। ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। बिल्कुल रख दिया है, अभी चित्र भी दिखाएंगे। चित्र 2.3 के अनुसार कीलो को 6 वोल्ट की बैटरी के दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं, कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। आपने क्या प्रेक्षण किया? इन प्रेक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या प्रेक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? पहले आप चित्र देखो, आपको हम चित्र दिखाते हैं। पहले आप चित्र देखें, उसके बाद समझें कि ये क्या स्टोरी है। चित्र देख पा रहे होंगे, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। बिल्कुल देखिए, कील, तनुकृत अम्लीय विलयन, रबर कॉर्क, बीकर, स्विच, बल्ब और 6 वोल्ट की बैटरी। तो दोस्तों, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन किसका? ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, बल्ब के जलने से पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन अम्लों में क्या होता है? धनायन तथा ऋणायन, जैसे HCl में Cl नेगेटिव, HNO3 में NO3 नेगेटिव, CH3COOH में CH3COO नेगेटिव, H2SO4 में SO4 2 माइनस होते। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H प्लस हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है। अम्ल में उपस्थित धनायन H प्लस आयन है, H प्लस है। इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस उत्पन्न करता तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों, अब देखेंगे, क्या अम्ल केवल जलीय विलयन से ही आयन उत्पन्न करते? इसकी जांच करने के लिए हम लोग क्रियाकलाप करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, क्रियाकलाप कौन सा है? 2.9 है। कौन सा है? 2.9 है। बिल्कुल चेक करेंगे कि जो अम्ल होते क्या वो जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते या अदर कोई सोल्यूशन हो, विलयन हो, उसमें भी आयन उत्पन्न करते हैं। एक स्वच्छ एवं शुष्क परत नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl अर्थात नमक लेना है दोस्तों। क्या लेना? NaCl किसका फार्मूला होता है? नमक का होता है। जो नमक आप लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। फार्मूला NaCl है, जो कि आपके सामने है, लेना है। और फिर चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल करेंगे दोस्तों। परत नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। क्या करना है? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालना है। आपने क्या परीक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र द्वारा जांच कीजिए। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुण के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? शुष्क HCl विलयन
अब देखिए आपको हम चित्र दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों चित्र। ये रहा। HCl गैस का निर्माण कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली देख पा रहे होंगे। परंक नली सोडियम क्लोराइड और ड्रॉपर H2SO4 से भरा हुआ परक नली पकड़ने वाला चिमटा। आर्द्र लिटमस पत्र निकास नली कार्क परक नली पकड़ने वाला चिमटा इत्यादि चीजें आपने देखी। अब हम लोग देखेंगे क्या होता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl आयनों में H+ आयन पृथक नहीं होते हैं। तो क्या है कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं जल की, अगर जल प्रेजेंट है तो। देखिए नीचे रिएक्शन क्या दी गई है, HCl + H2O तो H3O+ और Cl नेगेटिव। इस रिएक्शन को एक बार देख लें, आपको सारी की सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन या H3O+ आयन से दर्शाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए H+ और इसका प्लस H2O तो H3O+ निकलेगा। हमने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ आयन प्रदान करता। आइए देखिए कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। इसे कुछ रिएक्शन दी गई दोस्तों, इनको आप लोग देख लें। NaOH है, फिर वाटर से हो रही, तो क्या बन रहा है, Na+ बन रहा है। KOH है, H2O से ही हो रहा है, ठीक है। तो K+ बन रहा है। NaOH का होल ट्वाइस है, इसमें Mg2+ बन रहा है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH आयन उत्पन्न करते हैं। देखिए अम्ल की बात हो तो H+ आयन है, और क्षारक की बात हो तो OH+ आयन होते हैं। ये देखिए दोस्तों, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH नेगेटिव उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस क्षारक, देखिए क्या हो जाएगा, तो इससे लवण प्लस जल बनेगा, जैसा कि इसमें दिखाया गया HX + MOH, तो इससे MX + HOH बन जाएगा। H+ OH नेगेटिव तो H2O वाटर बन जाएगा। देखिए क्लियर है दोस्तों। इनको रिएक्शन को एक बार आप जरूर पढ़ें और समझने की कोशिश करें। बिल्कुल दोस्तों, समझने की जरूर आप लोग इसको कोशिश करें। चलिए आगे देखते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा छिपी होती है। क्या होती है, ऊष्मा छिपी होती, अर्थात ऊष्मा निकलने वाली होती है। जल में शांत नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह पर ध्यान दीजिए। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में क्या हो जाता है, देख रहे हैं, क्षारक अम्ल या क्षारक की, तो H+ आयन हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगी, में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तनुकरण, एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। बिल्कुल दोस्तों देखेंगे, पढ़ते हैं यहां से। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। पिछले चैप्टर्स में हमने H+ अथवा OH नेगेटिव आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में क्या होना चाहिए, विलयन में अम्ल अथवा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। और दोस्तों पीएच स्केल से ही क्लियर होता है कि प्रोडक्ट
एसिड है कि बेस है। इस पीएच में पी सूचक है पुषांश, जिसको पोटेंस कहते हैं इंग्लिश में, जो एक जर्मन शब्द है। बाई चांस आपसे पूछा जाए कि पीएच क्या होता है, तो आप कह सकते हैं पीएच पुषांश पोटेंस कहते हैं। ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्या अर्थ होता है? शक्ति अर्थ इसका होता है। इस पीएच स्केल से सामान्यता शून्य, अधिक अम्लता से 14 तक, अधिक क्षारता तक अर्थात 0 से 7 या अर्थात 6.9 तक होगा तो अम्ल होगा, और 14 तक होगा 7.1 से 14 तक तो वह हो जाएगा दोस्तों 7 से 14 तक क्या कहलाएगा? वह क्षार कहलाएगा। ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। हम सभी लोग इस बात को जानते हैं। जिसको न्यूट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल। जैसे वाटर है, शुद्ध जो पेयजल है, शुद्ध वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स, वह 7 होती है। इसीलिए उसको उदासीन कहते हैं। ना ही तो वो एसिड होता है, ना ही तो बेस होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी जो पीएच वैल्यू है वह 7 होती है। अब आपको एक दिखाते टेबल, इसमें आप समझ सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है चित्र, ये दिया गया है 2.6 H+ एवं OH नेगेटिव की सांद्रता परिवर्तन के साथ पीएच को दर्शाती है। आप यहाँ तक देखें, यहाँ तक 7 तक, इस साइड जो भी है वह सब क्या है? बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है। जिसकी मान लो पीएच वैल्यू 2 है तो उसमें वह खट्टा अधिक होगा, और जिसकी पीएच वैल्यू 6.9 है उसकी उसमें खट्टापन कम होगा। अब यहाँ से देखो इस तरीके दिया गया है, तो इसमें बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति प्रदर्शित की गई है। OH नेगेटिव ये क्षार को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये जो 7 दिया गया है ये उदासीन को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, दिया गया है चित्र 2.7। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए दिया गया, रंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बट आप इसे डिसाइड कर सको। जैसे जठर रस लगभग 1.2 इसकी पीएच वैल्यू होती है। नींबू का रस लगभग 2.2 इसकी होती है। शुद्ध जल जैसा कि मैंने आपको बताया 7, और जो रक्त अपनी बॉडी में पाया जाता है जो कि रेड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसकी पीएच वैल्यू 10 होती है। रक्त और जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये दोनों चीज़ें ही क्षार के अंतर्गत आएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। ये एकदम प्योर बेस होता है, एकदम शुद्ध क्षार होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल दोस्तों, मैं फिर आपको बता दूं, अम्ल में हमेशा H+ आयन निकलेगा और क्षार में हमेशा OH नेगेटिव ही निकलेगा। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे एक मोलर विलयन लेते हैं तो वे विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखें। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएंगे। क्या आप अब यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखना है। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? टॉपिक क्या है अपना? दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारा शरीर 7.7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितने से कितने के मध्य होता है, तो आप कह सकते 7.7 से लेकर 7.8 पीएच परास के बीच यह कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच, जिसको पीएच परास में ही जीवित रह सकता है। वर्षा के जल की जो पीएच मान होता है, जब 5.6 से कम हो जाती तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। बाई चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अम्लीय वर्षा होती है, जो एसिड रेन होता है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा है। अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा को इंग्लिश में एसिड रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन भी कहते हैं। बिल्कुल।
अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। बिल्कुल दोस्तों। अब ये क्या दिया गया, थोड़ा सा येलो ब्रैकेट में देख सकते हैं। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ शुक्र, जिसको इंग्लिश में वीनस भी कहते हैं, का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है इस ग्रह पर जीवन संभव है? ये बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए बगीचे की बात हो रही है, गार्डन की बात हो रही है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12 के अनुसार उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहां से मिट्टी ले रहे हैं वहां कौन से पौधे उपज रहे हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्रियाकलाप 2.12। क्या देखेंगे? क्रियाकलाप क्या है दोस्तों? 2.12 है। देखिए, एक परख नली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए एवं उसमें 5 ml जल मिलाइए। परख नली की सामग्री को हिलाइए, सामग्रियों को छानिए एवं परख नली में निस्यंद एकत्र कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद के पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधों के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला है। अब हम लोग देखेंगे हमारे पाचन तंत्र का पीएच, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। हम लोग क्या, जितने पृथ्वी पर जीवित प्राणी हैं सभी के सभी भोजन ग्रहण करते हैं। अब उस भोजन को जब ग्रहण कर लेते हो तो उसे पचाते भी हो। तो बात आती कैसे पचाते हो? किसी न किसी अम्ल की सहायता से ही दोस्तों भोजन पचता है। ध्यान रखिएगा, जो भी भोजन अपने बॉडी के अंदर पचता है, डाइजेस्ट होता है, वो किसी न किसी एसिड के कारण ही पचता है। देखिए, हमारे पाचन तंत्र के पीएच की बात हो रही है। ये अत्यंत रोचक है कि हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं, उत्पन्न करता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी कहा जाता है कि कौन सा पाया जाता है अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है। ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, क्या बोलते हैं, एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसकी पीएच वैल्यू तकरीबन 10 होती है। जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों। अब देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांतों का गिरना। पीएच के जो अनियमितताएं होती हैं, पीएच में विभिन्न प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, उसके कारण दांत कैसे गिरने लगते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखेंगे मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी पीएच वैल्यू पर दांत गिरने लगते हैं, तो आप कह सकते हैं 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, जिसे दंत वल्क या कैल्शियम हाइड्रोक्सीटाइड या क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आप ध्यान रखिएगा, जो दांत की ऊपरी परत होती है, जो कि इनेमल कहलाती है, यह शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। क्या होता है? यह शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान होता है 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है। जब पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगी तो ये जो इनेमल परत है यह धीरे धीरे घुलने लगेगी, खत्म होने लगेगी, और जब यह खत्म हो जाएगी दोस्तों, तो दांत भी आपके गिर जाएंगे। क्या हो जाएगा? दांत भी गिर जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके
अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता, दांत गिरने बंद हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। बिल्कुल दोस्तों, क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल, इसमें क्या होता है, मैथ्योनिक अम्ल छोड़ जाते हैं। बाई चांस आपसे पूछा जाए, जब मधुमक्खी दोस्तों काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो आप कह सकते हैं मैथ्योनिक अम्ल छोड़ती है, जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। जलन भी होती है दोस्तों, साथ में दर्द भी होता है। और कौन सा अम्ल होता है? मैथ्योनिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा कि मधुमक्खी जब काटेगी आपके तो कौन सा अम्ल होगा? वह मैथ्योनिक अम्ल होगा, जिसके कारण जलन वाला दर्द होता है। अब देखिए, एक ये दिया गया है, येलो ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या दिया गया है? प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकी पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मैथ्योनिक अम्ल का स्राव होने के कारण दर्द होता है। पारंपरिक जो दिया गया है, पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर निटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से निटल पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही कुछ इलाज या पारंपरिक जो इलाज होते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी होंगे? ये देखिए, कुछ दिया गया है, पढ़ने टेबल है, सारणी 2.3 है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं जैसे सिरका, एस्टिक अम्ल, प्राकृतिक स्रोत खट्टा दूध, दही अम्ल, लैक्टिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, नींबू सिट्रिक अम्ल, इमली टार्ट्रिक अम्ल, चींटी का डंक मैथ्योनिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, नेटल का डंक मैथ्योनिक अम्ल। जैसे खट्टा दूध है, लैक्टिक अम्ल है, नींबू है, सिट्रिक अम्ल, इस तरीके इनमें अम्ल पाए जाते हैं और इनका स्पेशली प्राकृतिक स्रोत की चर्चा है। अब हम लोग देखेंगे लवण के संबंध में अधिक जानकारी। पिछले भागों में हमने विभिन्न अपक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते बिल्कुल करेंगे। लवण परिवार क्या है? लवण परिवार अर्थात ये क्या दिया गया है दोस्तों, परिवार के बारे में चर्चा है। इसके अंतर्गत क्रियाकलाप 2.13 देखेंगे। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए, पोटेशियम, इनको खुद ही आपको लिखना है। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एवं अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार का कहा जाता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण के परिवार का है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार के हैं। इस क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों को पहचान कर सकते हैं? अब देखेंगे लवणों का पीएच। बिल्कुल दोस्तों, देखते हैं और इसके अंतर्गत पढ़ेंगे क्रियाकलाप 2.14। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एस्टेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो कि उपलब्ध हैं। जल में इनकी विलयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग करना है। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए एवं पीएच पेपर पर भी पीएच पेपर का उपयोग कर इनके पीएच के मान का पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय एवं या उदासीन है? लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक की पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को इस सारणी में लिखिए। बिल्कुल, आप इस टाइप के प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इस टेबल में लिख सकते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के पीएच लवण का मान 7 से कम होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से है दोस्तों, देख लें। अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है तो उनकी जो पीएच मान होगा वह 7 होगा, ध्यान रखिएगा। और नेचर कैसा होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होंगे।
और दिया जाए आपका प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होगी और ये अम्लीय होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। इसी जगह क्या दिया गया हो, प्रबल क्षार हो और दुर्बल अम्ल हो तो पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से अधिक होगी और ये क्षार की हो जाएंगे। जिसकी मात्रा अधिक होगी वही नेचर में पाया जाएगा। बस एक मोटी सी बात आपको समझना है दोस्तों। अब देखना साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक जिसका हम लोग घर में भोजन बनाने में उपयोग करते हैं या भोजन में उपयोग करते हैं या खाने में उपयोग करते हैं। नमक एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होता है। यह हमें समुद्रों से प्राप्त होता है और इसका फार्मूला NaCl होता है। इसको सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अपक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के ये क्रिस्टल प्रायः अपध्रुवों के कारण कारण क्या होता है? भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में बिल्कुल सुना होगा दोस्तों, जो कि 30 मार्च 1930 से स्टार्टिंग हुई थी। क्या हुई थी? 30 मार्च 1930 से स्टार्टिंग हुई थी। बट इसकी जो एग्जैक्ट डेट है डियर स्टूडेंट वह है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट करते हैं 78 सदस्यों के साथ और 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म करते हैं। नमक तोड़ो कानून के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये देखिए चित्र भी आप लोग देख पा रहे होंगे, उन्हीं का चित्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। देखिए, अब पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या देखना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड देखना है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, NaCl जिसको कहते हैं, इससे अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जाए तो ये बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्लोरीन, ठीक है। तो ये आप लोग रिएक्शन भी देख पा रहे होंगे, दी गई है। देखिए 2NaCl प्लस 2H2O, तो इससे बना 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। क्लोरीन गैस एक एनोड पर मुक्त है। क्या है? एक एनोड पर मुक्त होती एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। चित्र 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। बिल्कुल दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप। ये दोस्तों एक चित्र दिया गया, इसको आप लोग देखें। क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पाद दिए गए हैं। इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखें और करें। अब हमको पढ़ना है व्यंजक चूर्ण। क्या पढ़ना है? व्यंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग व्यंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना CaOH2 का होल टॉइस पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। व्यंजक चूर्ण को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफी जटिल होता है। CaOH का होल टॉइस प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। व्यंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनिन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं
और पीने वाले जल को भी जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। क्या पढ़ेंगे? बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा क्या होता है, ये स्पेशली रसोई घर में उपयोग किया जाता है और ये एक खाने वाला सोडा होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। देखिए NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के पीएच के मान की जांच की थी? क्या आप सहसंबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंचारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अपक्रिया होती है। 2NaSCO3 इसमें गर्म किया Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। Na2CO3 जो बना वह सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग मतलब इसे खाने वाला भी सोडा कहा जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो ये जल में मिलाया जाता है, जो कि निम्न अपक्रिया से दर्शाया जाता है। इसको आप लोग देख सकते हैं। इस अपक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक में खमीर उठाया या फूल उभर जा सकता है तथा इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है, जो कि नान रोटी वगैरह इसी से बनाई जाती है। पाव रोटी भी इसी से बनाई जाती है। अब सेकंड देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संगठक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। थर्ड नंबर, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अब पढ़ेंगे धोने का सोडा, क्योंकि हम लोग कपड़े किससे धोते हो? वॉशिंग पाउडर से धोते हो। तो उसके बारे में अब जानकारी करने का वक्त आ गया है। इसको इंग्लिश में वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने का जो सोडा होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता, आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकी लवण है। Na2CO3 प्लस 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट 10H2O क्या दर्शाता है? क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका जवाब अगले भाग में पढ़ेंगे। बिल्कुल, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी होते हैं। अब हमें पढ़ना धोने के सोडे के उपयोग। बिल्कुल दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। थर्ड है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। फोर्थ क्या दिया गया? जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये इस टाइप का 1-2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आगे देखते हैं, क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? बिल्कुल दोस्तों, देखिए पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत देखें क्रियाकलाप 2.15, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या होगा? क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? ये कहाँ से आई? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंदें डालें। क्या आप परीक्षण करते हैं? क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? पहले आप चित्र देख लो। ये रहा, देखो चित्र 2.9 है, क्रिस्टलन का जल हटाना। बर्नर है,
कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है, जल की बूंदें, क्वथन नली, परख नली पकड़ने वाला चिमटा है। ये चीजें जरूर आप लोग देख लो। अब देखेंगे शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टलन को गर्म करते हैं तो ये जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट के सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। जली कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O है। क्या आप अब बता सकते हैं कि Na2CO3 इंटू 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। क्या होता है? ये है। अब हम इस लवण के उपयोग पर ध्यान दे सकते हैं। अब वक्त आ गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ने पर। देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड या हेमी हाइड्रेट बनाते हैं, जो कि ये फार्मूला दिया गया CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसे क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी कहते हैं। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनाकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करते हैं। CaSO4 इंटू 1/2H2O प्लस 1 कैरी 1/2 अर्थात 1.5H2O भी कह सकते हैं इसको। CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम निर्माण करते हैं। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टल के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन है, इनको आप स्वयं करें। अब वक्त आ गया है कि पूरे चैप्टर को फटाफट एक सरसरी निगाहों से रिवाइज कर लें। आपने क्या सीखा? देखिए, अम्ल क्षारक सूचक रंजक या रंजकों के मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में OH नेगेटिव आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है जिसका ऋण आयन एवं धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH स्केल से करते हैं जिसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होती है। एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। अर्थात जिनकी pH वैल्यू 7 से कम है वह क्या होंगे? एसिड होंगे। जिनकी pH वैल्यू 7 से अधिक होगी वो बेस की कैटेगरी में आएंगे। सांद्र देखिए, सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करने एवं अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सांद्र अम्ल एवं क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना एवं अत्यंत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या दिया गया। लवण की सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अब देखते हैं हमारे दैनिक जीवन एवं उद्योगों में लवण के कई सारे उपयोग हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। दोस्तों, ये चैप्टर्स यहीं पर कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको बता दें NCERT की 12th तक
सारी क्लासें आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। आपको करना क्या है, इस चैप्टर्स को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों क्या करना, जय हिंद जय भारत। और आपको बता दें, ये क्लासेस टोटल एनसीईआरटी हैं। ये जितने स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, बट जो बुक्स उनमें एनसीईआरटी की चलती, उनके लिए भी ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, जय हिंद जय भारत।